एक्यूट किडनी इंजरी AKI। समझते हैं AKI क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है। तो पहला चैप्टर AKI एक्यूट किडनी इंजरी, पिछले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ रीनल डिसीज समझा चुके हैं। आप वो चैप्टर जाकर देखिए फटाफट, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि AKI क्या है, टाइप्स ऑफ रीनल डिसीज में आता है। और एक्यूट किडनी इंजरी, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, एक्यूट अचानक से, सडन ऑनसेट। आपकी किडनी एक दिन में भी खराब हो सकती है, 24 घंटे में, एक हफ्ते से कम टाइम में। तो इसका एक नॉर्मल सा रेंज है, जो क्राइटेरिया है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक्यूट का वही सडन एंड ऑनसेट। आपकी किडनी क्या होगा, सडन और ऑनसेट खराब हो जाएगी और उसके फंक्शन टेम्परेरी लॉस हो जाएंगे, तो वो हम उसको AKI कह सकते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी। तो समझते हैं इसमें क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और इसके कौन कौन से कारण हुए, और एक ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे स्टेज बाय स्टेज खराब होती है किडनी और कौन कौन से हमारी किडनी के पार्ट्स और कौन कौन सी सेल्स है उस पर ये इफेक्ट करता है। तो इजीली समझ सकते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी का डेफिनेशन का बात करें तो सिंपल सा है कि आपकी किडनी सडन ऑनसेट, आउटपुट कम होने लगता है और ब्लड में आपका क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिन का जो वेस्ट होता है वो आपकी बॉडी में, ब्लड में इंक्रीज होने लगेगा सडनली। तो दैट इज कॉल्ड AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं वो पहले हम पढ़ेंगे। किडनी के फंक्शनों पे इफेक्ट करेगा। अब किडनी के फंक्शन हम पहले समझ चुके हैं कि किडनी का क्या काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारी बॉडी से एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालना, हार्मोन सीक्रेशन। और तो किडनी के फंक्शन पे इफेक्ट करेगा, ये इसका पहला सिम्टम्स है। दूसरा क्या होगा, इंक्रीज वेस्ट इन योर ब्लड। किडनी के फंक्शन जब लॉस होंगे तो क्या होगा, आपका जो ब्लड है उसमें वेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आउटपुट बाहर नहीं जाएगा। किडनी जो वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकालती है वो कहाँ, हमारी किडनी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। थर्ड इज यूरिन आउटपुट। या तो आपका यूरिन आउटपुट सडनली लॉस हो जाएगा, और सडनली लॉस होगा, या ऑल यूरिया क्या होता है, आपकी बॉडी का आउटपुट नॉर्मल रेंज क्या है, 1.5 to 2 लीटर। एक नॉर्मल एडल्ट का जो यूरिन आउटपुट कितना होता है 24 आवर्स में। बेसिकली जब आप पेशेंट को एडमिट करते हैं, कैथेटर उसको डलता है, सब लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं देखा होगा, तो हम लोग आउटपुट क्यों चेक करते हैं। आउटपुट चेक करने का मोस्टली और मेन रीज़न यही है कि आपकी किडनी का फंक्शन कितना काम कर रहा है। हम लोग उसको पर हावरली, एवरी 24 आवर्स चेक करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कितना आउटपुट हुआ है, कितना इनपुट हुआ है। अब आउटपुट का क्या है, आउटपुट कितना हमने बॉडी से बाहर निकाला और कितना बॉडी के अंदर दिया, तो वही है। उसी को हम लोग काउंट करने के लिए क्या करते हैं, कैथराइजेशन कर देते हैं और यूरिन कलेक्शन करके उसका चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यूरिन आउटपुट। अब यूरिन आउटपुट में दो कंडीशंस होगी। पहली होगी ऑल यूरिया में क्या होगा, लेस देन 400 ml पर डे। आपका यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, फ्लो कम हो जाएगा सडनली, क्या होगा 400 ml से कम पर डे का, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑल यूरिया। या जीरो भी हो सकता है, एन्यूरिया, जीरो आउटपुट। आपकी किडनी क्या करेगी, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही बंद कर देगी। तो क्या होगा, जब आपकी बॉडी से वेस्ट निकलेगा तो ये यहाँ की जगह वापस आपके फिल्टर बेड में शुरू होने लगेगा मिक्स, और मिक्स होकर वापस आपकी बॉडी में घूमने लगेगा। क्या होगा उससे, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस। अब हमारी बॉडी का फंक्शन है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, क्या होगा, पीएच मेंटेन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सारा काम हमारी किडनी करती है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में यूरिया, क्रिएटिनिन और वेस्ट बढ़ना शुरू होगा, फ्लूइड बढ़ना शुरू होगा, तो क्या होगा, हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंसिंग है वो इरोर हो जाएगा। इरोर मीन्स बढ़ने लगेगा, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाएगा। आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सारा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये सारे होंगे क्या, सिम्टम्स इसके। अब कॉजेस में देखा जाए तो क्या क्या कारण हो सकते हैं एक AKI के। तो पहला क्या होगा, लो ब्लड फ्लो। लो ब्लड फ्लो कहाँ से, आपकी रीनल आर्टरी जो ब्लड लेकर आती है उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा, किडनी को बराबर ब्लड नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा, नेफ्रॉन्स की जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो लगे ना। यहाँ पे एक चार्ट भी बनाया हुआ है मैंने, AKI में क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा, आपकी नेफ्रॉन सेल्स हाइपोक्सिया, नेफ्रॉन सेल्स डैमेज शुरू होना, ऑक्सीजन
कम पहुँचेगा, ऑक्सीजन कम पहुँचेगा तो क्या होगा, आपकी सेल डैमेज होने लगेगी। सेल डैमेज होगी तो क्या होगा, आपको ट्यूबुलर सेल इंजरी। ट्यूबुलर सेल इंजरी की वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के बाद क्या हो जाएगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस क्या होगा, इससे आपका जीएफआर डाउन जाना शुरू हो जाएगा। जीएफआर का मतलब है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कैसे हमारा ग्लोमेरुलस हमारी बॉडी में काम करता है, पिछला वीडियो है नेफ्रॉन वाला, आप जाकर फटाफट उसको देखिए और आप समझ जाएंगे कि कैसे नेफ्रॉन हमारी बॉडी में काम कर सकता है। तो उससे क्या होगा, जीएफआर हमारी बॉडी का डाउन जाना होगा, डाउन जाने लगेगा। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इनवेलेंस और फ्लूइड ओवरलोड बढ़ने लगेगा। कॉजेस क्या होंगे, ब्लड फ्लो कम होगा, उससे क्या होगा, सडनली शॉक भी हो सकता है हमारे। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से किडनी के फंक्शन लॉस हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन, कभी कभी आपने देखा होगा, आपको सडनली बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आप पानी नहीं पी रहे, एकदम आपका येलो कलर का यूरिन होगा, आपको यूरिनेशन जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो उसका रीज़न यही है, डिहाइड्रेशन। गर्मी है, बहुत सारा पानी पीते रहिए, किडनी बचाना है। और आगे हेमरेज, क्या होगा, आपके इंटरनल सेल्स जब डैमेज होंगे, नेफ्रॉन सेल्स, तो क्या होगा, यूरिन का जो फ्लो है उसमें आपके ब्लड में आपका आने लगेगा कि हेमरेज। फिर है ड्रग ओवरडोज। ड्रग ओवरडोज, कुछ लोग क्या करते हैं, घर पे कुछ और थोड़ा सा पेन हुआ, आपने उठाया पैरासीटामोल दवा दिया, बाकी की और कोई इशू है छोटा मोटा तो घर के डॉक्टर खड़े हो गए, ले लिया दवाई मेडिकल से जाके। तो ये नहीं करना है। स्ट्रिक्टली आपका जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे मोस्टली लोग, गांव में आज भी यही चलता है, थोड़ा बहुत कुछ हुआ, गए दुकान पे, उठाया पैरासीटामोल दवा लिया, ये नहीं करना है। क्या होगा उससे, ड्रग ओवरडोज होगा, आपकी किडनी के फंक्शन लॉस होंगे। टॉक्सिन्स, क्या होगा, कंटिन्यू आप मेडिकेशन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी स्पेशलिस्ट के सलाह के आप दवाइयाँ खुद से लेना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी किडनी के जो फंक्शंस है वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर देंगे। नॉन स्टेरॉइड मेडिसिन, हाई डोज एंटीबायोटिक्स, अभी मोस्टली ये हो रहा है कि हाई डोज एंटीबायोटिक्स से क्या होता है, पेशेंट जल्दी रिकवर करता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स के हाई डोज से क्या होता है, उसके फंक्शन जो होते हैं वो लॉस होना शुरू कर देते हैं, किडनी के फंक्शन क्या खराब होना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा होगा आपका सिम्टम्स। अब एक्यूट किडनी इंजरी में सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से उसके कारण हैं, और ब्लड फ्लो। एक्यूट किडनी इंजरी में क्या क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, नेफ्रॉन सेल डैमेज होगी, उसके बाद क्या होगा, ट्यूबुलर सेल इंजरी, नेक्रोसिस, एटीएन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इससे क्या इफेक्ट होगा, आपका जीएफआर, और जीएफआर डाउन जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, तो उससे क्या होगा, हमारी किडनी का फिल्ट्रेशन कम होगा और बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगेंगे। अब समझते हैं इसका मैनेजमेंट क्या क्या है। एक्यूट किडनी इंजरी के मैनेजमेंट्स को समझते हैं। मैनेजमेंट्स हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए क्या होगा, डिहाइड्रेशन। पहला सिम्टम्स क्या था, हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड्स कंटिन्यू आपको देना है, आईवी फ्लूइड्स, नॉर्मल सलाइन। दूसरा है वैसोप्रेसिव, सीवियर अगर शॉक है आपके पेशेंट को, तो सीवियर शॉक में अगर पेशेंट है तो क्या देंगे आप उसको, डिहाइड्रेशन को कैसे ट्रीट करना है, आईवी फ्लूइड्स, शॉक। चलिए समझते हैं एक्यूट किडनी इंजरी क्या है, इसमें इसका मैनेजमेंट। एक्यूट किडनी इंजरी में मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें सडन और ऑनसेट हम लोगों को एक्शन लेने का ज़रूरत रहता है। जैसे आपके पास पेशेंट आया तो इमीडिएट आपको इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। अब मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, पहला जो हमने पढ़ा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से अगर एक्याई हुआ है तो क्या करेंगे, उसको बहुत सारा आईवी फ्लूइड्स, शेवियर अगर पेशेंट शॉक में है तो फ्लूइड प्लस वैसोप्रेसर्स के सपोर्ट्स में लेंगे उसको। सेकेंड इज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, कभी कभी इमीडिएट 3 टाइप्स रीनल के हमने पता है, प्री, इंटरनल और पोस्ट। तो ऑब्स्ट्रक्शन कब होगा आपका,
पोस्ट रीनल कह सकते हैं हम इसको। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, आपका यूरिन आउटपुट बराबर बाहर नहीं आ रहा है, कहीं रुकावट हो रही है, फ्लूइड आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकला, तो क्या आएंगे, उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कैथराइजेशन, पेशेंट को यूरो कैथेटर डाल के और सर्जरी करके उसकी बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड अगर रुक रहा है तो उसको पैथवे उसका क्लियर कर देंगे, उससे इमीडिएट मैनेजमेंट हो सकता है। थर्ड इज़ मोस्टली एंड डेंजरस, दैट इज़ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो हाइपरकैलेमिया, अगर कम होगा तो हाइपोकैलेमिया। तो हाइपर और हाइपो, इसका मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें मोस्टली हार्मफुल जो सबसे ज़्यादा जिस पे इमीडिएट हमको रिस्पॉन्स करना है, अगर किसी पेशेंट का नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इनबैलेंस अगर हुआ है, उसकी नॉर्मल रेंज है 3.5 टू 5.4, मोस्टली उसको देखा जाता है, तो 3.5 टू 5 या 5.5, ये एक मशीनों पे डिपेंड करता है अलग अलग लेबोरेटरीज की कहाँ क्या है, लेकिन इसका एक आइडियल हम रेंज बता सकते हैं कि लेस देन 3 और ग्रेटर देन 5, मतलब 3 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आइडियल रेंज है एक पोटेशियम का। तो क्या होगा, अगर आपका पोटेशियम बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में सडन चेंज होगा, पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट आपको आईवी में देना है। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करेगा, आपके कार्डियक प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको पोटेशियम करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, सब लोग मोस्टली करते हैं हॉस्पिटल में, इंसुलिन प्लस ग्लूकोज को मिक्स करके और बॉडी में इन्फ्यूज़ करना शुरू करते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो पोटेशियम का सेल्स, पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम आपकी सेल में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और मोस्टली उसका रेंज कम होने लगेगा। थर्ड इज नेबुलाइजेशन, साल्ब्यूटामोल। इसमें क्या होगा, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो आप दैट इज़ बेटर ऑप्शन नेबुलाइजर और साल्ब्यूटामोल। फिर उसके बाद आता है आपका फ्लूइड मैनेजमेंट। फ्लूइड मैनेजमेंट में कभी कभी क्या होगा, किडनी का सडन फंक्शन ऑनसेट ब्रेक हो गया है, तो क्या करना है, खराब होने के लिए इनपुट आउटपुट को चेक करते रहना है पेशेंट का। अभी हम बात कर रहे थे पेशेंट का ओलियूरिया, एन्यूरिया, तो ये टाइप्स होते हैं। अगर पेशेंट को लेस देन 400 ml पर डे, अगर 400 ml से कम यूरिन आउटपुट अगर उसको पर डे में हो रहा है तो वो ओलियूरिया में आएगा, या एन्यूरिया। एन्यूरिया में क्या होगा, पेशेंट को यूरिन आउटपुट बिल्कुल बंद हो जाता है। तो क्या करना है, आपको इनपुट आउटपुट को मॉनिटर करता रहना है प्रॉपर। बेसिकली हॉस्पिटल्स में सब जगह प्रोवाइड किया जाता है इनपुट आउटपुट का चार्ट, कि कितना मेडिकेशन जब राउंड होता है तो सारा पूछा जाता है। तो वो हम लोग एक बेसिक सा चार्ट में एंट्री कर सकते हैं कि 12 बजे कितना था, शाम को कितना था, ये सारा एक कैलकुलेट होता है। हमारे मोस्टली सारे नर्सिंग स्टाफ करते ही हैं उसको। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, लास्ट एंड फाइनल्स, डायलिसिस। डायलिसिस कौन सी कंडीशन में हम AKI पेशेंट को ले सकते हैं, इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं। अब एक कंडीशन होती है कि पेशेंट को हम लोग एज ए ट्रीट कर सकते हैं, और फाइनल होता है कि डायलिसिस का इंडिकेशन क्या है, कब, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को डायलिसिस देना है। इसको नोट कर लीजिए, और इसका PDF भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक में रहेगा, यूट्यूब पे आप जाकर उसको सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर आप जाइए, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और बाकी आप समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में करते रहिए, कमेंट्स करेंगे तो मुझे क्या इजीली लगेगा, वे में आपको समझा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे नहीं हो रहे, आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये आप बताते रहिए कमेंट्स के माध्यम से, तो हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी कमेंट्स से ही हमारा जो भी सिलेबस से पूरा कवर करेंगे, और उसी के बेस पे आपको कैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक पे आपको फिर से क्लासेस चाहिए, तो ये सारे आप कमेंट्स करते रहिए, तो हम लोगों का क्या रहेगा, पूरा क्लियर रहता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डायलिसिस इंडिकेशन। डायलिसिस इंडिकेशन क्या होगा, कैसे डायलिसिस का इंडिकेशन हम कर सकते हैं। डायलिसिस इंडिकेशन के लिए एक नॉर्मल है AEIOU। AEIOU, ये वो वाला AEIO नहीं है, ये डायलिसिस वाला है। इसमें क्या होगा, A का मतलब क्या होगा, AEIOU,
AEIOU है एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या होगा आपकी किडनी में, बॉडी में, एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या होगा आपकी बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस होगा, सडनली किडनी का फंक्शन ब्रेक होगा, लॉस होगा, तो क्या होगा आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस शुरू हो जाएंगे, बॉडी में एसिड बढ़ने लगेगा, यूरेमिक टॉक्सिन बढ़ने लगेगा। दूसरा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस शुरू होने को आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की जो नॉर्मल रेंज है वो ऊपर नीचे होने लगेगी। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बफर का मेंटेन करता है, वो सारा इनबैलेंस होगा। थर्ड इज इंटॉक्सिकेशन, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने लगेंगे, इससे क्या होगा कि बॉडी का इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाएगा। ओवर फ्लूइड, जब आपकी किडनी का फंक्शन लॉस होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में ओवरफ्लूड होना शुरू हो जाएगा। ओवरफ्लूड, पानी बढ़ने लगेगा, सिंपल। आपकी बॉडी में क्या होगा, यूरेमिक टॉक्सिन बढ़ने लगेंगे। फ्लूड, जो वेस्ट फ्लूड है जिसको हमारी बॉडी को बाहर फेंकना था, वो बाहर नहीं जाने की बजाय वापस आपके ब्लड में मिक्स होकर पूरी बॉडी में भरना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लूड। यूरेमिया, यूरेमिया क्या होता है, आपकी बॉडी में नॉर्मल रेंज से ज़्यादा एक्सेसिव यूरिन बढ़ने से पेशेंट को क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन होने, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, वॉमिटिंग, नोजिया, डिजीनेस, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। तो पहला है एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, इंटॉक्सिकेशन, ओवरफ्लूड और यूरेमिक। अगर पेशेंट की बॉडी में ये 5 सिम्टम्स आ रहे हैं तो दैट इज़ कॉल कि पेशेंट को डायलिसिस पे लेना है, ये डायलिसिस इंडिकेशन है और इसका इमीडिएट मैनेज करना पड़ेगा हमको। तो ये आपका एक्यूट किडनी इंजरी इजी वे में समझाने का ट्राई किया है, बाकी आप इसको और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।